अस्सलाम वालेकुम जी, आ गए हैं सारे वापस? जी सर। यस यस सर, वालेकुम अच्छा, अस्सलाम। तो हम कंटिन्यू करते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो पेज नंबर 69 पे है। पेज 69। आगे आप लोग पेज 69 पे। यस सर। तो Yes, इसमें sir. है जी सिमिलैरिटीज सल्फर और ऑक्सीजन की सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज, ये लॉन्ग क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। और उसके बाद जो इसमें आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन। और इस टॉपिक में आप देख लें किसी का कोई रिपीट क्वेश्चन। कर दें, रिपीट। सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज बिटवीन सल्फर एंड ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और जी इसमें कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन 4.4.3 और 4.5। 4.5 गुड। Yes. इसका प्रिंसिपल एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और इसके जो बर्नर के पार्ट्स, प्योरीफाइंग यूनिट है, हेडिंग्स याद कर लें। हेडिंग से आप उसका जुमला बना सकते हैं कि क्या लिखना है। और इसका कैटलिस्ट और रिएक्टेंट्स याद। असल में हमें असल जो चीज़ चाहिए उसमें SO3 की प्रिपरेशन। इस क्वेश्चन में जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है ये 99% इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर इसमें किसी को कुछ समझना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर ये फिजिकल प्रॉपर्टी से पहले पहले है या फिर ये स्टार्ट है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस फिजिकल प्रॉपर्टी से सर पहले ये है। इस पूरे टॉपिक का एक ओवरव्यू दे देंगे कॉन्टैक्ट। अच्छा जी, तो सुन लें आप लोग। असल में सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए ना मुझे चाहिए SO3 और SO3 मुझे मिलती है SO2 से। यस सर। क्लियर है? फिर सुन लें, यस सल्फ्यूरिक एसिड की सर। प्रिपरेशन के लिए मुझे सल्फर ट्राइऑक्साइड चाहिए। मुझे सल्फर ट्राइऑक्साइड लेने के लिए मुझे पहले सल्फर डाइऑक्साइड चाहिए। और जी अगर सर। आप लोगों ने एसिड रेन का टॉपिक पढ़ा हो, आपको सुना होगा कि जो सल्फर डाइऑक्साइड की वैसे जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो फॉर्मेशन है वो बनती है हमारी जो आसमानी बिजली सर होती है ना, एक्वारेरिया इलेक्ट्रिक से आगे लगवाइएगा, क्या था एक्वारेरिया एक्वारिजिया से? ही मैंने शॉर्ट क्वेश्चन बताया पीछे। सर उससे आगे आपने क्या लगवाया? देखिए मीटिंग जो है उसके रिकॉर्ड हो बाद रही है, है। एट द एंड जो है वो आप मीटिंग का लिंक आपको मिल जाएगा, आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हाँ, हैं। जिसकी कोई कोई पॉइंट जिसका मिस हो जाए वो मीटिंग को रिज्यूम करके बाद में सुन सकता है। ओके जी। ओके सर। कॉन्टैक्ट सल्फ्यूरिक एसिड का जो सिंथेसिस है ना, सबसे पहले मुझे चाहिए SO3। SO3 मुझे मिलती है SO2 से। अब SO2 कैसे मिलती है वो आप लोगों ने याद रखना है कैसे, कि सल्फर और ऑक्सीजन को हमने 3000 डिग्री सेल्सियस पे हमने इनको इलेक्ट्रिक स्पार्क देना है। क्योंकि सल्फर एक इनर्ट गैस है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में वैसे इनर्ट है, तो इनको रिएक्ट करवाने के लिए वैसे तो हमारे एटमॉस्फेयर में आसमानी बिजली ये काम करती है, सल्फर के ऑक्साइड्स बनाती है तो एसिड रेन बनते हैं। अब हमने फैक्ट्री में बनाना है, फैक्ट्री में तो आसमानी बिजली आने से रही, तो हमने वहाँ पे आर्टिफिशियली इनको रिएक्ट करवाना है, SO2 को, सॉरी सल्फर और ऑक्सीजन को। क्लियर हो गया? उसके बाद जो है सल्फर का एक मिनरल है आयरन, ये जो है Fe2S लिखा हुआ है, FeS2 लिखा हुआ है, ये मिनरल, इससे भी हम ऑक्सीडेशन करवा के SO बना सकते हैं। अच्छा, अब जो SO2 आपको मिलती है उसको प्योरीफाई करना है, उसके जो ये पार्ट्स दिए हुए हैं, छः पॉइंट्स हैं, वो आप लोगों ने याद करने कि हमने उसको प्योरीफाई करना है। इसमें अगर डस्ट मौजूद है तो डस्ट रिमूव करने के लिए हम इसके अंदर स्टीम डालते हैं। स्टीम किसे कहते हैं? स्टीम लॉन्ड्री का नाम सुना आप लोग, कपड़े भी वॉश करवाते हैं, स्टीम करवाते, स्टीम कहते हैं कि हॉट वाटर वेपर्स को।
वो हॉट वेपर पे इस गैस में से डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद और भी प्रोसीजर सारे दिए हुए आप लोगों ने देख लिया। अच्छा, जब आपको SO2 प्रिपेयर हो जाती है, प्योर हो जाती है, उसकी फिर ऑक्सीडेशन करते हैं हम लोग। उसके लिए कैटालिस्ट भी है, और असल आपका जो चैम्बर है वो मेन चैम्बर वही है, कॉन्टैक्ट टावर उसे कहते हैं। कॉन्टैक्ट का मतलब है SO2 और उसको ऑक्सीजन से कॉन्टैक्ट करवाना है विद द हेल्प ऑफ कैटालिस्ट एंड हाई टेम्परेचर। कैटालिस्ट याद रखना है वेनेडियम पेंटॉक्साइड है और 500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। क्लियर हो गया। उसके बाद जब आपको SO3 मिल जाती है, इसको हम हमारे पास ऑलरेडी सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है, उसके साथ कंबाइन करवाते हैं तो हमें ओलियम मिलता है। ओलियम, ओलियम का मतलब समझ लें कि बहुत ही कंसंट्रेटेड फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड है। फिर हमने उसको डाइल्यूट फॉर्म में यूज करना, क्योंकि हाईली कंसंट्रेटेड यूज करें तो नुकसान हो सकता है हमारा। तो जिसको जितनी उसकी मोलैरिटी या उसकी जो डाइल्यूशन है वो चाहिए, हम पानी डाल के उसको डाइल्यूट कर लेते हैं। 2 इक्वेशंस दी हुई हैं। क्लियर हो गया। तो जो ओलियम है उसके भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओलियम क्या है, वो आप लोगों ने बता दें। और इसकी डायग्राम आपने हम इसके अंदर जी पूछें। सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, तो हम SO3 के साथ जो सल्फ्यूरिक एसिड लगाते हैं वो कहाँ से आता है? जब हमारे पास वो पहले मैं है बता, तो फिर हम क्यों बनाएंगे वो? सबसे पहले, हाँ सबसे पहले हमें ना ये डिस्कवर हुआ था, ये हमें मिलता है माउंटेन रीजन से या अंडर वाटर से, क्योंकि ये नेचुरल है। इसको आर्टिफिशियली बनाया था बाद में जाबिर बिन हयान ने। ये ऑलरेडी हमारे पास। ये तो वो सवाल हो गया कि सर पहले मुर्गी आई या अंडा आया। जी सर, लेकिन यहाँ ऐसे है ना, पहले ही आ रहा है तो फिर बाद में भी हम वही बना रहे हैं, ये उसी से पहले वही बना पहले रहे हैं। हाँ, पहले हमें इम्प्योर फॉर्म में जैसे क्रूड ऑयल मिलता है ना, उसी फॉर्म में ये हमें अंडरग्राउंड भी मिलता है। फिर हम इसको प्योरीफाई करते हैं, लेकिन वो क्योंकि इतना ज्यादा इजी नहीं होता, तो हम इसको लेबोरेटरी में बैठे बैठे भी तैयार कर सकते हैं। आपको जी सर। यूनिवर्सिटी की लैब में तैयार करना, तो आप पहाड़ों में तो नहीं जाओगे ना। हाँ जी, जी पूछें। डायग्राम भी बनाएंगे इसकी, डायग्राम भी आप, बनाएंगे। हाँ मैं बता रहा हूँ ना आगे। अब अगर 5-4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है तो 1.5 मार्क की आपकी डायग्राम होगी, या 2 नंबर की। डायग्राम को 3 दफा स्केच करना है आप लोगों ने लेबल करके, तो ऑलमोस्ट आपको 80% लॉन्ग तैयार हो जाएगा। डायग्राम जिसकी खूबसूरत होती है उसके नंबर मैक्सिमम आते हैं, चाहे उसने थ्योरी गलत ही क्यों ना लिखी हुई हो। क्लियर है जी। तो डायग्राम पे फोकस रखें। यस सर। प्रॉपर्टीज भी देख लें आगे, इसके केमिकल रिएक्शंस हैं, अगर टाइम है तो आप लोग कर लें। जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिए। यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड भी कर लें। थैंक यू अच्छा, सर। अब आप पहुंचेंगे। अच्छा, इसकी एक्सरसाइज जो है वो भी आप लोग देख लें। अगर इसमें से 3 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं तो एक्सरसाइज से ही पिक किए जाएंगे। एक्सक्यूज मी सर, यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लॉन्ग है कि शॉर्ट है? शॉर्ट क्वेश्चन। ओके। क्लियर है जी। 4-5 उसके यूजेस आप लोग याद कर लें। एक्सरसाइज का कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको ना समझ आ रहा हो तो मुझसे पूछ लें, क्योंकि ये अंडरस्टूड है, आप लोगों के पास सिलेबस है, आप लोगों ने मार्क किया हुआ होगा। एक्सरसाइज के सारे शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं जो ALP में दिए हुए हैं। Sir, 5 का A. Explain the Brundtland and IR process for the manufacturing of nitric acid. ये मैं पहले लॉन्ग क्वेश्चन बता चुका हूँ। नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन में आप वीडियो रिज्यूम करके देख सकते हैं या अपनी किसी फेलो से पूछ सकते हैं। मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ, ये कौन से पेज पे दिया हुआ है। पेज नंबर 61 पे दिया हुआ है, फ्लो शीट डायग्राम के साथ इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड से पहले पहले। क्लियर है जी। यस सर। चैप्टर नंबर 6 पे आए, जो दूसरा इसका पार्ट है, बी पार्ट, जहां से लॉन्ग क्वेश्चन आना है आपका। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एंड इम्पोर्टेंट। सर अगर स्कीम आगे पीछे कर दी उन्होंने फिर? स्कीम आगे पीछे कैसे मतलब? जो पेयरिंग बन रही है ना लॉन्ग क्वेश्चन। इस तरह की मतलब उनके बिहेवियर भी एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन उनको वो उनके ऊपर कोई लॉ उनका अप्लाई नहीं करते। वो आ भी सकता है, लेकिन 99% स्कीम ही वैलिड होती है। तो इससे नहीं हटेंगे वो, क्योंकि FSC आपको पता है ये अभी बहुत क्रिटिकल एग्जाम हो रहा है, तो इस पे वो नहीं गुंजाइश नहीं करेंगे इसको आगे पीछे हेरा फेरी करने की। तो इसके चांसेस बहुत कम है इस दफा, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो स्टूडेंट्स बाहर आ जाएंगे रोड के ऊपर के, वो कहेंगे हमें आपने स्कीम दी थी, आपने उसके अगेंस्ट पेपर दिया। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है फिलहाल। क्लियर है जी। यस सर। सर।
उसके बाद जो चैप्टर नंबर 6 है बहुत इंपॉर्टेंट, कंसेप्चुअल भी है, मेरा बहुत फेवरेट है। तो इस चैप्टर को तो वैसे अगर पूरा ही कर लें, क्योंकि वो जो इसकी प्रॉपर्टीज दी हुई है ना, मैग्नेटिक बिहेवियर, बाइंडिंग प्रॉपर्टीज, पैरामैग्नेटिज्म, जो इनमें से इंपॉर्टेंट है वो है कलर फॉर्मेशन और मैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स भी। सर पेज नंबर बता दीजिएगा। पेज नंबर मोहतरम 102, 100, 101, हाँ 100, 101, 102। हर एक जो टॉपिक है ना वो उसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे वो पूछ सकता है। अच्छा, इसमें से जो अगला सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें है वो है क्रोयन वाला। सर 101 एंड 2 से कौन सा है? मैग्नेटिक बिहेवियर जो है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स और कलर फॉर्मेशन। ठीक है सर। जो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है वो क्रोयन से रिलेटेड है, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। उसके बाद इसकी प्रिवेंशन कैसे, प्रिवेंशन इसका शॉर्ट क्वेश्चन है, और टिन कोटिंग भी, और गैल्वानाइजिंग जो है, जिंक कोटिंग, एनोड कोटिंग, ये शॉर्ट क्वेश्चन में। सर एक सर एमसीक्यू ये जो प्रिवेंट following property of transition element does not vary with a regular pattern। तो ये क्या है इसका हाँ। आंसर? इसका क्वेश्चन है ये। सर नहीं, एमसीक्यू है, इसके ऑप्शन है बाइंडिंग एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट, कोवलेंट रेडियस, कैटायनिक रेडियस। ये कहाँ दिया हुआ है जनाब? तो ये स्कॉलर्स पर है, जहाँ पर लिखा होता है बोर्ड एमसीक्यूज, और उसका आंसर नहीं दिया होता। रिपीट करें। Following property of transition elements does not vary with a regular pattern: binding एक energy, melting point, covalent radius, cationic radius। कोवलेंट रेडियस का ग्राफ देखें तो ये कोवलेंट रेडियस एबनॉर्मल ग्राफ, कोवलेंट रेडियस इसका आंसर है। सर ये लेकिन लिखा हुआ भी है पेज, कोवलेंट रेडियाई के ना पेज सेकंड नंबर- पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि आयनिक रेडियाई जो सा होता है उसका कोई रेगुलर नहीं होता। सर इसका आयनिक हाँ जी। रेडियस होगा, आयनिक रेडियस। हाँ जी, हाँ जी, आयनिक। कैटायनिक रेडियस लगाया हुआ है। हाँ तो वो कैटायनिक ही हुआ ना, आयनिक कैटायनिक एक ही तो हुआ। वो के पॉजिटिव मेटल्स ही होती है ना, तो कैटायनिक रेडियस ही, वही मैं आपको बता रहा हूँ। इसका ग्राफ भी देख लें, जिगजैग बना हुआ है, 01 पेज पे दिया। दूसरा तो पैराग्राफ सर की कोवलेंट आखिरी नहीं होगा? नहीं, कोवलेंट नहीं, आयनिक रेडियाई। अगर मोस्ट सूटेबल देखना है तो कैटायनिक रेडियाई। ओके, जो ये मार्क कर लें, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोगों ने प्रिपरेशन भी करनी है। फिर सर को ग्रुप में ऐड कर देंगे, आप लोगों को जिसको फर्दर पूछना होगा वो सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मार्क कर लें। जी सर, फिलहाल मार्क जी, करते सर। जाएं क्वेश्चंस कौन से हैं, टाइम बहुत कम है। आप लोग फर्दर डिटेल समझना चाहें तो फिर बाद में मैनेजमेंट के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके सर। ओके सर। तो क्रोयन लॉन्ग क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, और जो बाकी अगले पोर्शंस हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। इसके क्रोमेट्स और डाइक्रोमेट्स से पहले पहले ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है। यस सर। सर ये प्रिवेंशन फ्रॉम क्रोयन, ये भी लॉन्ग में इंक्लूड है या शॉर्ट? प्रिवेंशन शॉर्ट क्वेश्चन, इसका आखिरी पैराग्राफ में जो 3-4 मेथड हैं कि आपने पेंट कर दें, इनेमल लगा दें या मेटल कोटिंग कर दें, ये 3-4 पॉइंट्स ही इसका शॉर्ट क्वेश्चन है। ओके, तो सर क्रोयन वाला सिर्फ जो लॉन्ग है वो क्रोयन और इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी, ये दो टॉपिक्स हाँ है जी, लॉन्ग में। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी एक्सपेक्टेड है। ओके, यस सर। तो अब आप चैप्टर नंबर 7 के साथ कॉम्बिनेशन किस चैप्टर का है? 9 का? 12 का। चैप्टर नंबर चैप्टर 7 और 12 12 के साथ है। हाँ, तो इसका लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग देख लें। वैसे तो ये सारे ही लॉन्ग क्वेश्चन है, क्रैकिंग, रिफॉर्मिंग, क्लासिफिकेशन और आइसोमरिज्म, हाइब्रिडाइजेशन के अलावा बाकी सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इसके। सर मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग बता देना। मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ही बता रहा हूँ आप लोगों को। क्रैकिंग, अच्छा वैसे ना ये जो क्रैकिंग है, रिफॉर्मिंग है, इनका
लॉजिक सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर, इसको इनको याद करना बहुत आसान है। टॉपिक की हेडिंग में ही इनका आंसर है, तो आप ये सारे कर लें, इनको स्किप ना करें, रिस्क ना लें ऐसे। सर हाइब्रिडाइजेशन इतना लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इतना ज्यादा नहीं है ये, जो इम्पोर्टेंट है वो क्रैकिंग, रिफॉर्मिंग और हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी आइसोमरिज्म। लेकिन सर हाइब्रिडाइजेशन तो इतनी दफा आया है 5 पेपर्स में। ये सेकंड ईयर में 2017 में भी आया और 18 में भी आया है। लेकिन उनके कंपैरिजन बाकी ज्यादा आए हुए हैं। हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन वैसे तो शामिल है, लेकिन मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। अब देखें, हर इंसान का अपना कॉन्सेप्ट है, कोई स्टूडेंट कह रहा है वो इम्पोर्टेंट है, कोई वो इम्पोर्टेंट है, तो ये जस्ट एजम्पशंस होती हैं, आ भी सकती हैं, नहीं भी आ सकती। यस सर। ठीक है, तो आप इनको एज एजम्पशंस ही लें। क्रैकिंग वाला टॉपिक है, क्रैकिंग के अंदर जो थर्मल क्रैकिंग है, एक एमसीक्यू था कि थर्मल क्रैकिंग के अंदर क्या टेम्परेचर होता है, तो जो हमारे ऊपर सबसे ऊपर इक्वेशन दी हुई है जहाँ 700 टेम्परेचर लिखा है वो थर्मल क्रैकिंग है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ वो थर्मल क्रैकिंग है, थर्मल क्रैकिंग और रिफॉर्म। दैट 7 इसे हम तीन आवाज इंपॉर्टेंट कट रही है आपकी। हाँ जी, फिर सुन लें, 7 में से क्रैकिंग, रिफॉर्मिंग और ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक तो सारे ही हैं इसमें इम्पोर्टेंट, एक एक पर सारे शॉर्ट आसान बहुत इजी है, आप लोग पढ़ें तो सही। चैप्टर 12 पे आए काइंडली। यस सर चैप्टर 7 का आइसोमरिज्म और sp3 वाला नहीं है? आइसोमरिज्म मैंने बताया है और हाइब्रिडाइजेशन को मैंने इतना इम्पोर्टेंट नहीं बताया। ठीक है सर, जो एंड वाला टॉपिक है आइसोमरिज्म को, वो इम्पोर्टेंट है ना, एक दफा फिर से जी repeat। जी जी बिल्कुल, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इम्पोर्टेंट है। डिस्टेंस। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, चैप्टर 12 पे आ गए हैं आप लोग? यस सर। यस सर। अच्छा, तो इसमें आप मार्क करें लॉन्ग क्वेश्चन। सर ये जो कंडेंसेशन प्रोसेस है, कंडेंसेशन प्रोसेस, एल्डोल कंडेंसेशन, सर कैनिज़ारो पेज नंबर 235। यस सर। यस सर। एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारो। सर इसका मैकेनिज्म और ऊपर साला लिखेंगे, 3 इक्वेशन है लंबी लंबी। जी जनाब, ये सारा करना है, मैकेनिज्म में तो लॉन्ग क्वेश्चन है। सर हम इसकी एक एग्जांपल दे सकते? हाँ जी, एक एग्जांपल दे सकते, आप एक दे सकते सर हैं आप जहाँ इसका एक एल्डोल या का मैकेनिज्म थोड़ा सा समझा सकते हैं? ये बोल रही है, कुछ समझ नहीं आ रही। सर जल्दी कर, नमाज भी पढ़ने जाना है। बच्चों अभी चलें मार जी। कर लें, सर को सर असेस अभी दे देंगे सर की, आप लोग फिर सर से डिस्कस कर लीजिएगा। अभी मार कर लें क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है। अभी मार कर लें, जिसको इश्यू हो तो वो फिर बाद में कंसल्ट कर सकता है, मैं गाइड कर दूंगा। एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारो रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये इसमें से इंपॉर्टेंट है। सर एल्डोल, कैनिज़ारो और तीसरा कौन सा है? हेलोफॉर्म रिएक्शन एक और भी है, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। यस सर। एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, पेज नंबर 234। बता दें। पेज नंबर 234, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। यस मिल गया। सर कैनिज़ारो रिएक्शन के बाद कौन सा आपने लगवाया है? एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। इससे पहले हेलोफॉर्म भी ठीक है पता सर। है। और जो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, पेज नंबर 244 पे। सर जो रिएक्शन विद 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन है वो इम्पोर्टेंट है या नहीं? वो भी इम्पोर्टेंट है। सर क्वेश्चन में आ सकता है। सर पे पूरा चैप्टर ही बन गया ना। तो हाँ बिल्कुल, नहीं, पूरा हाइड्रोफॉर्म लॉन्ग में नहीं, देखें, जो मैं आपको स्टार्टिंग अपने वाले हैं हिसाब वो से स्किप हुए हैं।
लिसन टू मी ना, जो हमें इम्पोर्टेंट लगते हैं ना वो हम आपको बता रहे हैं। करने के लिए आप वैसे सारी कर लें, वो इशू नहीं है। सर हेलो फॉर्म रिएक्शन का आइडोफॉर्म टेस्ट भी करना है। हाँ, उसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। और फिर एसिड कैटालिसिस एडिशन सर रिएक्शन वो दूसरे ऑफ चैप्टर अमोनियम में है ट्राइबाइड, आइडोफॉर्म। ये सारे कर दें। कौन से? एसिड कैटालाइज एडिशन रिएक्शन ऑफ अमोनियम ट्राइबाइड, ये सारे करने हैं। हाँ जी कर लें। हेलो फॉर्म अच्छा, रिएक्शन उसके कहाँ तक शॉर्ट होगा? है, अपनी शान लगवा लो, बाद में पूछ लेना। हाँ अभी मार्क कर लें। चैप्टर नंबर 9 और 11 का कॉम्बिनेशन है। जी सर। चैप्टर नंबर 9 पे हैं जी, चैप्टर 9 पे पहुंचे। जो इसकी कन्वर्जन है, जो कन्वर्जन है ना वो ओवरऑल पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से होती है, पूरे के पूरे 7-8 चैप्टर्स हैं। तो जो सिलेक्टिव स्टडीज के केस वाले हैं वो कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं? चैप्टर नंबर 9 पे हैं, हरी अप। यस सर। इसका जो है पेज नंबर 175 पे मॉडर्न कंसेप्ट एटॉमिक ऑर्बिटल जो है इसकी थ्योरी, एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। सर ये तो बहुत छोटा सा है। हाँ जी, लेकिन इसकी जो जो वर्डिंग लिखी हुई है ना ये काफी दमदार है, वर्डिंग जो इसकी लिखी हुई है और इसकी डायग्राम भी। ये ओवरऑल पूरे बेंजीन स्ट्रक्चर को कवर करते हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा आप मार्क करें। सर जो एक्सरे एनालिसिस है, इसमें स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन वाला टॉपिक भी लिखेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन अलग है, और जो एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट है वो अलग है। सर जो एक्सरे एनालिसिस है वो लिखेंगे इसके अंदर? नहीं लिखेंगे वो इसमें। सर मेरी बात सुने, टॉपिक है 9.3.5, टॉपिक 9.3.5 यही टॉपिक करना है। 9.3.6 अलग टॉपिक है। ओके सर। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि सर इस चैप्टर के और लॉन्ग बता दें आप। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, आप लोग सुनते जाएं, बाद में मुझसे डिस्कस किया करें एट द एंड ऑफ द चैप्टर प्लीज। टॉपिक 9.3.5 एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, टिक कर लें पहले अभी फौरन। उसके बाद टॉपिक 9.3.6 स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन को टिक कर लें, उसके नीचे दिया हुआ है। रेजोनेंस मेथड को भी टिक करें। उसके बाद है पेज नंबर 181 पे हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, ये सारा करना है। फ्रीडल क्राफ्ट भी, और आगे ये चैप्टर तकरीबन आगे सारा है इंपॉर्टेंट में, ये सारा करना है। तो लॉन्ग क्योंकि इसमें ज्यादा कैलकुलेशन एसाइलेशन नहीं इम्पोर्टेंट है, तो वही उसी में आ जाता है। क्योंकि देखें अगर ये जो सिलेक्टिव हमने 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने, इसको मजीद अगर शॉर्ट करते हैं तो फिर वो रिस्की हो जाता है, क्योंकि हमने लॉन्ग अटेम्प्ट करना है तो लॉन्ग कोई भी दे सकता है। जो लॉन्ग वाले चैप्टर्स हैं वो आपने तकरीबन पूरे करने। और तो मेटा पैरा वाला तो नहीं ना लॉन्ग आएगा? आ सकता है वो भी लॉन्ग। सर फिर पीछे रह क्या गया, सारे ही लॉन्ग में आ गए। सर तो आप ये उसी में असल में नाइन चैप्टर ये सारा ही है। चैप्टर 9 तो तकरीबन सारा है, क्योंकि मैंने बताया कि जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चंस है ना वो तकरीबन कंप्लीट होता है, और ऑर्गेनिक का हर एक टॉपिक जो मैकेनिज्म वाला है ना वो लॉन्ग के तौर पे पूछा जा सकता है। सर जिसमें उतने शॉर्ट नहीं जितने लॉन्ग है। बस फिर फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन ही पूछ लें मैकेनिज्म के साथ। हाँ, सर जिसमें तो स्ट्रेट वही। चेन स्ट्रक्चर लॉन्ग है कि नहीं? हाँ नहीं, ये लॉन्ग नहीं बन सकता। वैसे इसमें जो फ्रीडल क्राफ्ट है, एसाइलेशन और नाइट्रेशन, ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म के हवाले से। नाइट्रेशन वाला भी, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये 3 जो है ना मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी। यस सर। चैप्टर 11 पे आ जाएं। आगे हैं। ये जो है लोकास टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेथनॉल और एथनॉल में फर्क, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये लोकस टेस्ट लॉन्ग में है ना?
लॉन्ग में आ जाए शॉर्ट में आ जाए हैं तो एक ही बात ना जनाब, प्राइमरी टर्शरी वाला नंबर ही देने हैं। बेक लाइट की प्रिपरेशन है पेज नंबर 22 पे, 222 पे 222 बेक लाइट पॉलीमर। सर 222 पेज से पहले आपने कौन सा सवाल बताया है? पहले अच्छा पेज नंबर मेथनॉल और 200 एथनॉल में डिफरेंस। हाँ, उसके बाद है 220 पेज पे एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है फिनॉक्साइड आयन के, ये बनाने आने चाहिए आपको। क्लियर है शॉर्ट जी? के लिए लॉन्ग के लिए जी सर। शॉर्ट और लॉन्ग, शॉर्ट और लॉन्ग। देखें ऑर्गेनिक में अगर 3 इक्वेशंस का भी क्वेश्चन है वो उसको शॉर्ट में भी पूछ सकता है, लॉन्ग में भी पूछ सकता है, लेकिन क्योंकि वहां पे एक्यूरेसी चाहिए कि आपने बॉन्ड शिफ्टिंग और एरोज कैसे बनाया, प्रोडक्ट कैसे बनाया, ये इंपॉर्टेंट हो। क्लियर है जी? बस यही है सर। हाँ, अभी नहीं, अभी और भी हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल जो हैं। ये जो पेज नंबर है ना आपका 217 और जी। 218 ये दोनों जी पेज सर। इंपॉर्टेंट हैं, दोनों पेज इंपॉर्टेंट हैं। 217 218 लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। सर रिएक्शन ऑफ अल्कोहल टफ है ये हाँ बहुत। जी, हाँ नहीं, अगर आपको ये पता हो कि न्यूक्लियोफाइल कौन है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो आप जो है ना ब्रेक करवा सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड या कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन। सर ये कंपलसरी है अल्कोहल वाला करना, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, अगर हाँ हम जी, इसको स्किप इम्पोर्टेंट करके है। बाकी कर लें? हाँ नहीं नहीं, इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मुझे वैसे एक बात आप लोगों ने ये याद रखनी है कि ये चैप्टर को ना उन्होंने ब्रीफ किया हुआ है, अगर हम इसको मजीद अपनी तरफ से ब्रीफ करते हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्की काम है ये। तो आप लोग कोशिश करें जो मैंने आपको बता रहा हूँ वो सबसे पहले करें, टाइम बच जाता है तो फिर बाकी चीज़ों को भी साथ लाजमी टच करें आप लोग। तो सबसे पहले 17 नंबर के MCQ एक्सरसाइज वाले तैयार करने, और जो इनऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहले तैयार करने। पहले MCQs करें, फिर इनऑर्गेनिक चैप्टर्स के एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करें, बाद में ऑर्गेनिक को टच करें। आप लोग क्लियर है? यस सर MCQ सारे एक्सरसाइज में से सारे आएंगे? नहीं करने, तकरीबन 17 में से 16-15 सारे एक्सरसाइज से होते हैं, हो सकता है 17 के 17 वो दे दे जी। आप लोग फिर बात सुन लें, इनऑर्गेनिक पहले आप सबसे पहले MCQs तैयार करें, उसके बाद इनऑर्गेनिक चैप्टर्स के एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहले तैयार करें। ये दूसरी स्टेज होगी तैयारी की। तीसरी स्टेज में आप इनऑर्गेनिक स्टार्ट करें विद मैकेनिज्म। क्लियर है? यस सर। जी Good. सर। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, अगर आज चैप्टर नंबर 13 और 15 इनके शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं दोनों चैप्टर में से, 6 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 2 MCQs हैं। 6 शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब 12 नंबर, 2 MCQs, 14 नंबर का पेपर आपका चैप्टर नंबर 13 और 15 में से। आ जाए कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे। वैसे तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, वो एक लाइन को भी उठा सकता है, तो इसको तकरीबन आप पूरा ही करें तो मुनासिब है। एसिटिक एसिड, यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड तक ये चैप्टर कंप्लीट करना है जनाब आपने। कोई इशू? नो सर। हाँ, और चैप्टर नंबर रिएक्शन है, लेबोरेटरी मेथड्स हैं एसिटिक एसिड के, वहां पर लिखा है बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल नाइट्राइल। हाँ जी, ये यहाँ पर और तरह से दिया हुआ है, और अगर चैप्टर के शुरू में देखें कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन में तो वहां पर और तरीके से दिया हुआ है। तो हम दोनों एक तरह से कर लें। आप मुझे पेज नंबर बताएं काइंडली। एक 252 है, 252 पेज पे। हाँ जी, और मैंने देख लिया। 258। एक मिनट, हाँ मैं आपको बताता हूँ। ये जो 252 वाला है, हमने इसमें साइनाइड ग्रुप की एसिडिक हाइड्रोलिसिस करनी है। जहाँ पे H पॉजिटिव लिखा हुआ है उसका मतलब एसिड होता है, जहाँ पे OH लिखा हुआ है उसका मतलब वो वाटर में से आया हुआ है। अच्छा, उसने जो पेज 252 पे है उसने डायरेक्ट ही कंपाउंड लिख दिया। असल में ये जो मेन कंपाउंड हमें एंड में मिलता है, ये पहले ना एक अमाइड कंपाउंड बनता है,
वो अमाइड इंटरमीडिएट कंपाउंड उसने पेज नंबर 252 पे मेंशन नहीं किया, डायरेक्ट ही कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिया है। और जबकि अगर 258 पे देखें तो पहले उसने अमाइड बनाया है, NH2 देखें, एसिड अमाइड बना हुआ ना, CH3CO NH2, एसिड अमाइड की फर्दर हाइड्रोलिसिस से एंड पे देखें फिर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। तो आप या डायरेक्ट स्टेप लिख दें या बीच में अमाइड वाला इंटरमीडिएट बना दें, तो भी आपकी मर्जी है, ना बनाए फिर भी आपको नंबर मिल जाएगा। वो ठीक है, लेकिन लास्ट में इन्होंने एक H डालकर NH4 क्यों बनाया है? NH4 मैं बताता हूँ कि इसका जो है शोर आ रहा है आपकी से, इसमें ना वाटर भी शामिल है NH2 के अंदर, इसके पानी NH4 जो है इसमें है 2 हाइड्रोजन और आए हुए हैं, वो पानी से आए हुए हैं। पानी ब्रेक हो जाता है तो पानी के जो हाइड्रोजन है वो NH2 पिक करके टोटल NH4 बना देता है, अमोनियम आयन। वैसे आप इसको NH3 भी लिख दें तो भी कोई इशू नहीं है, या अगर आप सिर्फ मेन कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिख दें तो भी कोई इशू नहीं। बाई प्रोडक्ट्स मेंशन करना जरूरी नहीं होता। सर एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन का बताना जरा, मैं ये पूछना है सर, ये 16 है क्वेश्चन, ये सारे है इसी चैप्टर का सर? 13 चैप्टर नंबर 16, ओ सॉरी 13 सर, इसमें क्वेश्चन 16 है, ये सारे ही इंक्लूड है ना? एक मिनट, चैप्टर कौन सा है जनाब? सर 13 यही जो आप बता रहे हैं। चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 16 नहीं, ये ना करें आप लोग इसमें सर शॉर्ट में आपको दिखाया कि एक्सरसाइज से नहीं ये ना करें आप लोग ना, जो 7 इसमें है 9 है 10 है। हाँ ये करें 7 9 आप लोग ये करें, और ये 16 को रहने दें, छोड़ दें, 16 रहने दें, 16 रहने दें। चैप्टर नंबर 15 पे आए, जल्दी करें, आखिरी चैप्टर है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन है और आई थिंक 2 MCQs हैं। सर इसमें से लॉन्ग तो नहीं है ना? लॉन्ग नहीं आना, लेकिन मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को टिक करते जाएं, एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ गुड फर्टिलाइजर को टिक करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लो शीट डायग्राम ऑफ यूरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके मैन्युफैक्चरिंग जो स्टेजेस हैं उनके नाम, यूरिया की प्रिपरेशन के स्टेजेस के नाम और फ्लो शीट डायग्राम। यस सर। उसके बाद सीमेंट की डेफिनेशन और इसके रॉ मटेरियल्स याद करने हैं, और इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की हेडिंग भी, वेट प्रोसेस की स्टेजेस भी याद करनी है। क्लियर? वेट प्रोसेस की स्टेजेस के नाम याद कर लें। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 298 पे, हाँ, ग्राइंडिंग क्लिंकर विद जिप्सम के साथ उसका क्या रोल है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो पॉइंट नंबर 5 है, पेज नंबर 298 पे। पेज नंबर 298, जिप्सम का क्या रोल है वो आप लोगों ने देख लेना है, वो उसका सेटिंग टाइम बढ़ाती है। उसके बाद है सेटिंग ऑफ सीमेंट, उसकी डेफिनेशन और ये इसके जो रिएक्शंस हैं पहले 24 घंटे में और पहले हफ्ते के अंदर कितने 1 to 7 डेज में कितने कौन से चेंजेस आती हैं, इधर तक यही कर लें, आपके ये पूरे हो जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। ओके यस सर। बस जी, बेस्ट ऑफ लक। किसका 8 और 10 चैप्टर, 8 और 10 चैप्टर्स सर मुझे 1 2 चैप्टर का पूछना है। सर ये चैप्टर 13 में इसके लॉन्ग के लिए बता दें जरा फिर दोबारा। चैप्टर 13 में लॉन्ग नहीं है सर, आपने चैप्टर नंबर 8 से तो बताया नहीं। मैं बताता हूँ ना, देखें मैंने आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन वो बताए हैं जिनकी आप तैयारी करें। चैप्टर नंबर 8 बहुत लेंथी है और उसके साथ चैप्टर नंबर 10 बहुत आसान है। तो चैप्टर नंबर 8 किस किस को तैयार है? किसी को भी नहीं सर तो जी, आप हमें आप बताएं। नहीं चैप्टर 8 तैयार है। सारे इसी में से तो चैप्टर 8 में से लॉन्ग बता दें। हाँ, लिसन आगे वाले काफी सही हो जाते हैं, इजीली तैयार हो जाते हैं। चलें आप सुने। टीचर सर आप प्लीज मुझे 1 2 चैप्टर के बता दें लॉन्ग, मैंने मीटिंग डेट्स। अच्छा ओके मैं बता दूंगी तुम्हें, मेरे पास है। साइलेंस प्लीज, साइलेंस। जो चैप्टर नंबर 10 है वो तो आप सारा करें, उसके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन है, बस 2 ही 3 लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें, वो सारा करना है, बहुत आसान चैप्टर है, छोटा सा है। चैप्टर नंबर 8 पे आ जाए, मैं आपको बता देता हूँ। उसके एंड से शुरू करना है। एसिडिटी ऑफ अल्काइन को टिक करें,
एसिडिटी ऑफ अल्काइन और पॉलीमराइजेशन, इसकी दो, जो उसका सी पॉइंट है और डी पॉइंट दोनों करने हैं, एसिडिटी और पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन है और लीनियर है। जी सर। हो गया ठीक। यस उसके सर। बाद है पेज नंबर 158 पे। सर चैप्टर 8 के शुरू से बताइएगा। मैं चैप्टर 8 ही आवाज बता रहा हूँ, का लेकिन थोड़ा सा उसको इश्यू। एंड से, चैप्टर 8 ही शुरू जी किया हुआ है, सर। लेकिन एंड से बता रहा हूँ आपको। तो सर पहला क्या बताया आपने? कोई रिपीट कर दे प्लीज। सर ने बताया 161 पेज पे एसिडिटी, नेचर ऑफ एल्काइन और नेचर ऑफ अल्काइन और पॉलीमराइजेशन। पेज 162 एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। पेज 161, पेज 161 पॉलीमराइजेशन। यस सर। उसके बाद पेज नंबर 158 इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। यूजेस ऑफ इथीन, शॉर्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 156। यस सर। उसके बाद है जी इंपॉर्टेंट लॉन्ग, इसमें मार्कोनी-कूव्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है 153। और जब मैंने ये शॉर्ट क्वेश्चन अपने टीचर से समझा था ना, मुझे 4 थप्पड़ भी पड़े थे। प्रोफेसर खालिद मतीन साहब उनका नाम था। ये मार्कोनी-कूव्स रूल पे 2014 की बात है ये। सर पेज नंबर बताइएगा। 153। तो सर ये ये हारून अगर साहब शॉर्ट अगर आएगा सुन तो रहे हम हैं तो हम ये सारा मार्क- शॉर्ट लिखेंगे। नहीं, दो इसकी जो equations हैं और डेफिनेशन दी हुई है, और एक एग्जांपल। डेफिनेशन लिखनी है और एक एग्जांपल लिखनी है इसकी। सर एक लिखनी है दोनों में से? जी एक लिख दें सर आप, यही काफी है। पेज नंबर क्या था, मुझे मिल नहीं रहा। पेज 158 153 153। 153। उसके बाद फिर आप लोग देखें पेज नंबर 150, जो इसका चौथा पॉइंट है, फिर से कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, ये आपने करना है। उसके बाद हाँ, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हैलोजिनेशन, पेज 147 पे। पेज 147 हैलोजिनेशन। सर लॉन्ग के लिए गंदा टॉपिक है जी, और फिर नहीं, बहुत आसान चैप्टर है, टॉपिक है ये, पेज जो है हैलोजिनेशन। और सर है इस ना? चैप्टर में से ज्यादातर क्वेश्चन एक्सरसाइज से आते हैं, कन्वर्जन वगैरह मोस्टली। नहीं, मोस्टली आ जाते हैं, लेकिन क्या पता है ऐसे आ जाए, कोई इशू नहीं है, लेकिन अल्लाह करेगा कि वो ना करें ऐसे, क्योंकि उनको पता है कि इतनी तैयारी नहीं है। जिन्होंने करनी सिलेक्टिव हाँ। स्टडी है उनके लिए तो मुश्किल होगा ना। हाँ, पेज नंबर 144 पे आए, कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड हो गया ये, बस यही आप लॉन्ग क्वेश्चन कर लें इनमें से। सर इसके इम्पोर्टेंट कोई शॉर्ट भी बता दें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो। मार्कोनी ओजोनोलाइसिस है, पेज नंबर, मैंने बुक बंद कर दी। सर ओजोनोलाइसिस मस्टर्ड है, गैस वो उसमें ही आता है, यूज ऑफ ओजोनोलाइसिस, इथीन में। ओजोनोलाइसिस यूजेस ऑफ इथीन, और वो किसी भी हेडिंग को शॉर्ट, मार्कोनी-कूव्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यही इसमें से रिएक्टिविटी एक्सपेक्टेड ऑफ है, बस इसको अल्कीन। हाँ, कि अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव क्यों है। हाँ, सर जी ज्यादा ये वो रिएक्टिव अल्कीन्स क्यों आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइन्स और अल्केन्स। हाँ जी, पीछे कौन सा है? हाँ। 1 मिनट बाद जो मीटिंग अच्छा बात सुने, मेरी बात सुने, मैंने आपको चैप्टर सारे मार्क करवा दिए हैं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिलहाल के लिए इतनी है, ये मीटिंग अभी एंड होने वाली है। किसी टॉपिक में, किसी एमसीक्यूज में, किसी पेज नंबर, किसी शॉर्ट क्वेश्चन में इशू हो तो आप मैनेजमेंट के थ्रू मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी? सर चैप्टर 8 का जी सर जी। सर चैप्टर 8 का कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, इससे बाद आपने कौन सा बताया? मैंने सारे तीनों बता, 2 हैं या 3 मेथड्स दिए हैं, अल्कीन्स के लिए भी है, अल्केन्स और अल्काइंस तीनों के लिए है, तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर। ओके, तीनों में स्लाइड सा डिफरेंस है। सर एक चैप्टर नंबर 1 का एमसीक्यूज पूछना था। द डिक्रीज इन एटॉमिक साइजेस इज नॉट मच प्रोमिनेंट अक्रॉस रोज कंटेनिंग एलिमेंट